सभी को प्रणाम। डे 22 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण के अंतर्गत हम लोग टाइटल पढ़ रहे हैं कि गर्भस्थ शिशु पे प्रभाव डालने वाले क्या क्या दो मेन पॉइंट होते हैं। वो हैं वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव। उसी में आगे हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा शारीरिक बनावट और लिंग भेद। प्राय यहाँ पर इसमें बताया गया कि शारीरिक बनावट जैसे माता पिता के जैसे बनावट होते हैं, प्राय बच्चे में भी वो जेनेटिक रूप में आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे शुरू से ही अगर हुष्ट पुष्ट और बलिष्ठ होते हैं तो उनमें उच्च भावना आ जाती है। कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं शारीरिक बनावट में तो उनमें हीन भावना आ जाती है। तो यहाँ पर अपलिफ्ट करने की बात हो रही है कि ना हीनता से या ना अहंता से हम प्रभावित ना हो। ऐसा कोशिश करें कि बच्चे जो हो उसका लालन पालन इस तरह से हो कि वो आत्म प्रकाशन में उसका किसी प्रकार के विघ्न ना पड़े। बच्चा अपने आप में प्रोत्साहित हो और समाज में रहकर वो एक तरह से कल्याण भाव में रहे। और इसका प्रभाव में जैसे लड़के लड़कियों को भेद के बारे में बताया गया है इसमें कि कैसे लड़कियां जो है सामाजिक आदर्श के अनुकूल आचरण करती हैं। लड़कियां प्रायः समाज की दृष्टि से अधिक देखा जाए तो अनुकूल आचरण करती है। लड़कों की अपेक्षा उनकी आचरण जो है एक सुधारक के रूप में होती है। लेकिन इन सब बातों में अगर देखा जाए तो वातावरण का भी प्रभाव होता है। तो वातावरण का अंतर्गत बताया जा रहा है कि इसमें भी बाहरी और आंतरिक दो होते हैं। तो प्रायः जो घर के आंतरिक वातावरण जो होते हैं उसका जीव की क्रियाओं पर पड़ता है, भाई बहन का, परिवार का, पाठशाला का, समुदाय का। अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो पेड़ पौधे, नदी, क्लाइमेट, ये सब जो है इसका भी वातावरण का जो है ये सब निर्माण करते हैं और इनका भी कहीं न कहीं लालन पालन पर उनका असर पड़ता है और जीवन शैली पर। अब इसी में आगे है कि इस स्थल पर यह स्मरणीय है कि जीव की विभिन्न क्रियाओं और विशेषताओं पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है या अनुवांशिकता का। इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। वातावरणवादियों का कहना है कि मनुष्य की विशेषताएं वातावरण द्वारा निर्धारित होती है। वह जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी के अनुसार उसमें तरह तरह की विशेषताएं का आविर्भाव और विकास होता है। खान पान, वेशभूषा, मानसिक योग्यताएं सभी वातावरण के फलस्वरूप होती है। सज्जन, विद्वान, उपकारी, परिवार में जन्म लेने वाले और पालित पोषित होने वाले व्यक्ति उपयुक्त गुणों से युक्त होते हैं। किंतु जुआरी, शराबी, धूर्त, पाखंडी व्यक्ति अपने आसपास के दुर्गुणों को अपनाते हैं। इस पक्ष को पुष्ट करने के लिए कई प्रयोगात्मक प्रमाण भी दिए गए हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि व्यक्ति विशेष पर वातावरण का प्रभाव तो पड़ता ही है और वातावरण के हिसाब से उसका खान पान, वेशभूषा और उसके संस्कार भी डेवलप होने लगते हैं। और प्रायः देखा जाता है कि जो व्यक्ति होते हैं वो माने सज्जन और विद्वान परिवार में जन्म लेने व्यक्ति होते हैं वो उपयुक्त गुणों से युक्त होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो जुआरी, शराबी बन जाते हैं और वो अपने आसपास या संगी संगति में कह सकते हैं ऐसे संगति में भी ऐसे दुर्गुणों को अपना लेते हैं। तो इसके लिए कई प्रयोग भी किए गए हैं कि संगति का असर कितना पड़ता है। तो इसीलिए वातावरण का प्रभाव व्यक्ति विशेष के जो व्यक्तित्व और अस्तित्व बनते हैं उस पर स्पष्ट प्रभाव पड़ते हैं। आगे एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि रामू नाम का एक 10 वर्षीय बच्चा आज से 5-6 वर्ष पूर्व लखनऊ के निकट किसी रेलवे स्टेशन पर मिला था। इस बच्चे को जन्म के बाद एक भेड़िया उठा ले गया था। उसने मारकर खाने के बजाय बच्चे को अपनी मांद में रखकर अपने बच्चे के समान पालन पोषण करना शुरू किया। बच्चे के 10 वर्ष वहीं बीते। जब वह बच्चा अचानक किसी शिकारी द्वारा मिला तो इसकी चर्चा हुई। भेड़िया बालक के रूप में रामू की ख्याति देश विदेश में पहुंची। तमाम लोग इस बच्चे के बारे में जानकारी करने को उत्सुक हो उठे। रामू की सारी क्रियाएं भेड़िए जैसी होती थी। वह 4 पैरों से चलता था, भेड़िए जैसे गुर्राता था और मांस भी खाता था। रामू वैज्ञानिकों और चिकित्सक शास्त्रियों की खोज के लिए एक अमूल्य मसाला मिल गया। इसे बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और विशेष रूप से इसकी सेवा शुरू की गई। निरंतर कई वर्षों की सेवा शुश्रूषा के बाद भी रामू में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। वो थोड़ा बहुत अन्न तो खाने लगा परंतु पशुवत क्रियाएं उसकी बनी रही। अब वो बच्चा जीवित नहीं है। रामू में वंशानुगत सभी संस्कार और शक्तियां क्यों नहीं थी? अवश्य थी, परंतु वातावरण ने उसकी इस सारी क्रियाओं को, सारी शक्तियों को दबाकर पशु बना दिया था। अतः वातावरण के प्रभाव को हम भली प्रकार समझ सकते हैं।
यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि एक इंसान भेड़ियों के झुंड में रहा तो भेड़ियों जैसा ही सारे क्रियाकलाप करने लगा। ये वातावरण का प्रभाव का मेन इम्पैक्ट होता है। वातावरण का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, यहाँ इस कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है कि भेड़ियों के झुंड में रहते हुए रामू नामक वह बालक भेड़ियों की तरह ही सारे क्रियाकलाप, खान पान, रहन सहन, चाल ढाल सब उसके हो गए। तो ये होता है वातावरण का प्रभाव। और जैसे ही उसको मतलब उसको रिमाइंड कराया गया, जब शिकारी के द्वारा प्राप्त हुआ कर एक तो भेड़ियों के झुंड में एक इंसान रह रहा है, तो उसको कई तरह के मतलब उस पर इलाज कराए गए, शोध किए गए, लेकिन उसमें ये ढूंढा गया कि आखिर ये पशु क्यों बन गया। तो यही इसमें मेन बातें जो छनकर आई कि वातावरण के प्रभाव से वह ऐसा बन गया। वाटिका में न जाने कितने पौधे उचित सेवा, खाद पानी, निराई, सुरक्षा के अभाव में नित्य प्रति सूखते, मुरझाते एवं दुर्बल होते हम देखते हैं। जिन पौधों को उचित खुराक एवं सुरक्षा मिल जाती है वे दिन दूने रात चौगुने बढ़ते हैं। यही दशा मनुष्य के बालकों की होती है। वंश का प्रभाव अपनी जगह पर निश्चित है, परंतु उसे पनपाने के लिए उचित वातावरण का अस्तित्व अपने स्थान पर है। यहाँ एक जंगल में पेड़ पौधे जो होते हैं उसके बारे में उदाहरण दी जा रही है कि अगर उसकी निराई खुदाई नहीं होती है तो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। लेकिन वही उन पौधों को अगर उचित खुराक, खाद पानी, समय पर सुरक्षा मिल जाती है, निराई खुदाई हो जाती है, तो दिन दूने रात चौगुने बढ़ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर परिष्कार की, थोड़ी परिमार्जन की, थोड़ी सी उसमें सुधार की जरूरत पड़ती है। तो वही यहाँ पर एक व्यक्ति के रूप में बताया जा रहा है कि अगर मनुष्य के जो बालक होते हैं, वंश का प्रभाव तो उन पर निश्चित होता ही है, परंतु अगर वातावरण का प्रभाव पड़ जाए, वैसा उसकी संगति मिल जाए, तो व्यक्ति का अस्तित्व पर एक अलग स्थान रखता है। यानी कि उसका वातावरण के अनुसार से उसका अस्तित्व ढलता चला जाता है। दूसरे पक्ष के विद्वान वातावरण के महत्व को अस्वीकार करते हुए आनुवांशिकता के महत्व पर जोर देते हैं। इस संबंध में उनका कहना है कि मनुष्य का सभी विशेषताओं या योग्यताओं का श्रेय वंशानुक्रम को ही है। बुद्धिमान और योग्य माता पिता के बच्चे भी बुद्धिमान और योग्य होते हैं तथा मंद बुद्धि और अयोग्य माता पिता के पुत्र अयोग्य और बुद्धिहीन होते हैं। गॉल्टन जैसे विद्वान ने कई प्रकार के अन्वेषणों से इस पक्ष को पुष्ट किया कि वह आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का नहीं। इसमें यही बताया जा रहा है। वस्तुतः उपयुक्त दोनों विचारधाराएं अपूर्ण है। सच्ची बात तो यह है कि मनुष्य की किसी प्रकार की विशेषता में इन दोनों का समान हाथ रहता है। जो कुछ बालक को वंशानुक्रम से प्राप्त होता है उसी का विकास वातावरण में होता है। अतएव हम कह सकते हैं कि जीव की क्रियाओं पर दोनों अंगों का असर समान मात्रा में पड़ता है। यदि वंशानुक्रम उसकी सीमा को निर्धारित करता है तो वातावरण उसकी दिशा को निश्चित करता है। अतः बालक के स्वाभाविक विकास में दोनों का समान हाथ है। उसे अलग करके अध्ययन करना उचित नहीं है। इस प्रकार ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो रहा है कि वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव एक गर्भस्थ बालक पर या जो शिशु होते हैं उन पर कैसे पड़ता है। अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ वंशानुक्रम जेनेटिक अनुवांशिक ही बच्चे पे प्रभाव पड़ता है, वंश का ही उस पर प्रभाव पड़ता है, तो ये गलत है। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर वंशानुक्रम उसकी सीमा को निर्धारित करता है कि वह मनुष्य है, वो मनुष्य जीवन को पाया है, तो वातावरण उसकी दिशा को निर्धारित करता है, निश्चित करता है कि वह इस धरती पर क्यों आया है, मनुष्य तन मिला है तो उसको क्या करना है। तो इस तरह वातावरण और वंश दोनों का प्रभाव जो है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम एक दूसरे को अलग करके किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं कर सकते हैं। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि वातावरण का जितना प्रभाव है, वंश का जितना प्रभाव है, उतना ही वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो वातावरण का प्रभाव था। तो देखो मनुष्य का बच्चा जो था वो भेड़ियों के झुंड में रहा तो भेड़ों जैसा ही चाल ढाल अपनाने लग गया। तो इस प्रकार यहाँ अगर निचोड़ रूप में देखा जाए तो आज के टॉपिक से यही पता चल रहा है कि हम मनुष्य तन पाए हैं। लाखों योनियों के बाद, जन्म लेने के बाद मनुष्य तन मिलता है। मनुष्य तन अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है। तो हम आए हैं तो हम अपने उद्देश्य को जाने। हमारा वंश यदि मनुष्यता है तो हमारी दिशा जो है, हमारी जो लक्ष्य जो है वही वातावरण के अनुसार यही है कि हम वसुधैव कुटुंबकम को अपने अनुसार वातावरण में ढाले। वातावरण को ढालने उस तरह के कुटुंबकम के हिसाब से, आत्मीयता का विस्तार से वातावरण को हम प्रभावित करें या वातावरण से हम प्रभावित हो। हमारे वातावरण में आत्मीयता का विस्तार का प्रादुर्भाव हो। और उसी के अंतर्गत ये भी है कि हमारी भावी पीढ़ी का नव निर्माण कैसे हो। तो उसी संवेदना का आधार है, उसी आत्मीयता का ये आधार है। और इसी क्रम में महाकाल का पुकार है
कि हम सब जो अभी वर्तमान पीढ़ी है आने वाली पीढ़ी को कैसे गढ़ेंगे, कैसे संस्कारवान बनाएंगे, कैसे उन्हें उनके अंदर के संस्कार को जगाएंगे, तो ये हम सब पर जिम्मेदारी है। तो भाइयों और बहनों, हम इस चीज़ को समझें। तो आओ गढ़े हैं संस्कारवान पीढ़ी, इस चीज़ को हम याद रखें और अपनी भूमिका को तलाशें। सबको धन्यवाद, प्रणाम। नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।